पिछले 24 घंटे में 3 बार पाकिस्तान को जोरदार तमाचा पड़ चुका है। ये कूटनीति का वो तमाचा है जिससे दुनिया भर में पाकिस्तान शर्मसार हो गया है। यूएन से लेकर यूरोपियन संसद तक हर तरफ पाकिस्तान की बेइज्जती हो रही है। रूस कह रहा है कि पाकिस्तान झूठा मुल्क है। यूरोपियन संसद से पाकिस्तान को लताड़ पड़ चुकी है और यूएन में तो पाकिस्तान की वो बेइज्जती हुई है जिसे वो लंबे समय तक भूल नहीं पाएगा। दरअसल भारत दुनिया भर में पाकिस्तान को अलग थलग करने की रणनीति पर काम कर रहा है और इसी का नतीजा है कि हर तरफ से पाकिस्तान की फजीहत हो रही है। तो सवाल है कि क्या पाकिस्तान की उल्टी गिनती या काउंटडाउन शुरू हो चुका है? क्या पाकिस्तान आतंकी देश घोषित कर दिया जाएगा? आज इसी मुद्दे पर होगा भारत और पाकिस्तान के पैनल के साथ जोरदार आर पार। पिछले 24 घंटे में कूटनीति के मोर्चे पर पाकिस्तान को कई तमाचे पड़ चुके हैं। तमाचा नंबर 1, रूस ने दुनिया भर में पाकिस्तान के झूठ की पोल खोल दी। दरअसल पाकिस्तान ये झूठ फैला रहा था कि रूस ने भारत और पाकिस्तान के बीच विवादित मुद्दों पर मध्यस्थता की पेशकश की है, लेकिन रूस ने पाकिस्तान के इस झूठ की धज्जियां उड़ाते हुए कहा है कि उसने ऐसी कोई पेशकश नहीं की है। ये इसका पूरा श्रेय जाता है हमारे प्रधानमंत्री जी को और अभी इसका हमने फायदा उठाना चाहिए, पूरे दुनिया को बताना चाहिए, पूरे दुनिया के सामने हमने स्ट्रेस करना चाहिए कि अभी समय है कि पाकिस्तान को आतंकवादी राष्ट्र घोषित किया जाए। तमाचा नंबर 2, पाकिस्तान को दूसरा तमाचा मारा है यूरोपियन संसद ने। यूरोपियन संसद ने प्रस्ताव पारित कर पाकिस्तान में मानवाधिकारों के हनन पर लताड़ लगाई है। पाकिस्तानी सैन्य अदालतों पर सवाल उठाते हुए यूरोपियन संसद ने कहा है कि इन अदालतों में आरोपियों को बचाव का मौका तक नहीं मिलता। आरोपियों को या तो मार दिया जाता है या फिर गायब कर दिया जाता है। यूरोपियन संसद का बयान इस लिहाज से बेहद खास हो जाता है कि भारतीय नौसेना के पूर्व अधिकारी कुलभूषण जाधव को भी पाकिस्तान की सैन्य अदालत ने झूठे आरोप लगाकर फांसी की सजा सुनाई। तमाचा नंबर 3, पाकिस्तान को तीसरा और सबसे करारा तमाचा पड़ा है संयुक्त राष्ट्र में, जहां संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक और सामाजिक परिषद का चुनाव भारत फिर से जीत गया है। भारत को कुल 183 वोट मिले, जबकि पाकिस्तान सिर्फ 1 वोट के साथ इस परिषद से बाहर हो चुका है। जाहिर तौर पर आतंक परस्ती के चलते पाकिस्तान दुनिया भर में बदनाम हो चुका है। दुनिया भर में उसकी बार बार फजीहत हो रही है, लेकिन सवाल है कि बार बार शर्मसार होने के बावजूद पाकिस्तान सुधरता क्यों नहीं? क्या पाकिस्तान पूरी तरह नाकाम मुल्क साबित हो चुका है? आज इसी मुद्दे पर भारत और पाकिस्तान के बीच होगा आर पार। और आर पार में पाक को इंटरनेशनल तमाचे का जरा विश्लेषण भी सुन लीजिए। 24 घंटे में 3 बार पाकिस्तान की इंटरनेशनल फजीहत हुई है। यूएन से लेकर यूरोपियन संसद तक में उसकी जबरदस्त किरकिरी हुई है। दुनिया भर में लगातार शर्मसार हो रहा है पाकिस्तान। ईरान ने भी पाकिस्तान को चेतावनी दी है कि आतंक खत्म करो नहीं तो घुसकर हमले करेंगे। और साथ ही पाकिस्तान किस तरह से अलग थलग पड़ रहा है, इसकी जो मुहिम भारत ने शुरू की थी, इसका असर दिख रहा है और इसका साथ मिल रहा है भारत को अमेरिका और रूस के जरिए। दुनिया के सामने नाकाम मुल्क साबित होता नजर आ रहा है पाकिस्तान। और ऐसे में हम आपसे सवाल कर रहे हैं कि क्या पाकिस्तान को आतंकिस्तान देश घोषित करने का यह बिल्कुल मुफीद वक्त है? और इसी पर बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है, परिचय आपका करवा देते हैं। सुल्तान एम हाली साहब हैं, रक्षा विशेषज्ञ, हमारे साथ पाकिस्तान से जुड़ रहे हैं। जफर इस्लाम हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी की तरफ से। साथ ही विवेक काटजू साहब हैं, पूर्व राजनयिक हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। और थोड़ी ही देर में बीडी मिश्रा साहब, रक्षा विशेषज्ञ, और तारिक फतेह साहब जो कि पाक मूल के लेखक हैं, वो भी जुड़ेंगे। विवेक काटजू जी, चर्चा की शुरुआत आपसे करूंगी। जोरदार 3 तमाचे यूएन से लेकर यूरोपियन संसद तक, और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि लगातार फजीहत पर फजीहत होती दिख रही है पाकिस्तान पर। और ऐसे में बड़ा सवाल, क्या ये एकदम सही वक्त है गरम लोहे पर चोट करने का और पाकिस्तान को आतंकिस्तान स्टेट घोषित करने का? देखिए, दुनिया जानती है कि पाकिस्तान में आतंकवाद पनपता है, पाकिस्तान आतंकवादियों को पालता है और
पाकिस्तान इन आतंकवादियों का भारत के विरुद्ध और अफगानिस्तान में खास तौर से इस्तेमाल करता है एक राज्य नीति के तहत, तो पाकिस्तान एक आतंकवादी देश, उसकी सेना जो है वो आतंकवाद में लिप्त है और ये जग जाहिर है। तो अगर आप उसको आतंकवादी देश करार दें एक फॉर्मल तरीके से या नहीं दें, जो वास्तविकता है वो तो सबको मालूम है। और ये जो 3 आपने वाक्य बताए हैं, ये वाकई पाकिस्तान की जो असलियत है वो दर्शाते हैं। क्यों पाकिस्तान ये कह रहा था कि रूस चाहता है कि मीडिएट करे भारत और पाकिस्तान के बीच में। अगर कोई भी रूस का इतिहास, डिप्लोमेटिक इतिहास देखे तो वो जानता हो, बिल्कुल जान जाएगा कि ये दरअसल बुनियादी रूप से झूठ है। रूस ने कभी भी कोशिश नहीं करी कि भारत और पाकिस्तान के मामलों के बीच में आए। ताशकंद समझौते के बाद, उसके बाद रूस समझ गया, और ख़ास तौर से 1971 के बाद, कि भारत की नीति यह है कि पाकिस्तान के साथ संबंध बद द्विपक्षीय होंगे और किसी की मध्यस्थता वो कबूल नहीं करेगा। तो ये पाकिस्तान ने शगुफा क्यों छेड़ा, ये तो उसके विदेश मंत्रालय ही जवाब दे सकता है, और उनके डिप्लोमेट्स ऐसे तो प्रोफेशनल हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि वहां की सेना के अधीन है, तो सेना के दबाव में आकर ये कहा। जो उनकी एक पराजय हुई है इकोसॉक के इलेक्शन में, जो आपने बताया आर्थिक और सामाजिक काउंसिल में यूएन की, वो तो साफ है, खाली उनको अपना ही वोट मिला। अगर एक वोट मिल रहा है तो सब साफ है कि वो पाकिस्तान ने खुद अपने को वोट दिया और किसी मुल्क ने पाकिस्तान को वोट नहीं और दिया। इसी तो से अब पाकिस्तान को भारत का कद समझ लेना चाहिए। काटू साहब, जहां वोटिंग हुई है यूएन में, वहां पर भारत को 183 वोट पड़े हैं और पाकिस्तान को महज 1 वोट पड़ा है। तो आप समझ सकते हैं कि संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक और सामाजिक परिषद का चुनाव किस तरह से एक सिग्नल है पाकिस्तान के लिए। हमारे साथ हाली साहब भी हैं, रक्षा विशेषज्ञ पाकिस्तान के। हाली साहब, अभी आप सुन रहे थे काटू साहब को, तमाम आतंक परस्ती की मिसालें पाकिस्तान से सामने आती रही हैं समय समय पर, और अब तो 24 घंटे का ही आकलन कर दीजिए, छोड़ दीजिए 1 साल का आकलन करने को लेकर। इन 24 घंटों में अंतरराष्ट्रीय मंचों से 3 करारे तमाचे पाकिस्तान को लगे हैं। तो ऐसे में जोरदार आवाजें आ रही हैं कि पाकिस्तान वही सब अब काट रहा है जो उसने खुद बोया है, तो क्यों ना उसे आतंकवादी देश ही घोषित कर दिया जाए। सवाल तो आपने बहुत अच्छा किया है। तो पहले तो भारत को मुबारक हो कि 183 वोट आपने हासिल किए, भाई वाह, मुबारक हो। लेकिन जहाँ तक पाकिस्तान का ताल्लुक है, हमें टेररिस्ट स्टेट करार देने से पहले बहुत सी चीज़ें सोचने की हैं कि क्या पाकिस्तान वाकई टेररिज्म फैला रहा है या वो टेररिज्म का शिकार है। अगर शिकार मुल्क है तो देखिए 70,000 से ज़ायद कीमती जानें हमने कुर्बान की हैं। पाकिस्तान में हर दूसरे तीसरे रोज जो है वो धमाका होता है। हाली साहब, बहुत हैरानी की बात है, हक्कानी नेटवर्क, जमात-उद-दावा, लश्कर-ए-तैयबा, लश्कर-ए-जंगवी, जैश-ए-मोहम्मद, अल-कायदा, हरकत-उल-मुजाहिदीन, तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान में है, लेकिन फिर भी आप कह रहे हैं हम तो खुद ही परेशान हैं आतंक से, हमें आप कैसे इस तरह से आतंकिस्तान घोषित करने की बात कह रहे हैं। थोड़ा सा तथ्यों पर भी बात हाली जी होनी चाहिए। नहीं, आप पहले ये बताइए कि पाकिस्तान के 70,000 से ज्यादा लोग जाने दे चुके हैं या नहीं दे चुके हैं, क्या ये हकीकत है या नहीं है, बताइए। हाली साहब, एक और सवाल आपसे, आप सवाल का जवाब देने के अलावा हमसे ही सवाल कर रहे हैं। अरब इस्लामिक अमेरिकन समिट याद है या दोहराऊं? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के आतंकवाद से पीड़ित होने की बात खुलकर कही थी, और उसी दरमियान नवाज शरीफ 2-2.5 घंटे तक स्पीच की तैयारी करते रहे थे, बोलने तक का मौका नहीं दिया गया था। तो समझिए आप पाकिस्तान की स्थिति क्या है। भाई वहाँ पे 34 मुल्क थे, उन 34 मुल्कों को भी जो है उनके सरबराहों को मौका नहीं मिला, तो एक अगर नवाज शरीफ को नहीं मिला तो क्या फर्क पड़ता। और डोनाल्ड ट्रंप की वाकई कोई फर्क नहीं पड़ता। ये पाकिस्तानी नागरिक बोल रहा है कि कोई फर्क नहीं पड़ता।
जी कोई फर्क नहीं पड़ता है। मतलब ये कि अगर उस समिट में नहीं बोले तो बोलते तो अच्छी बात थी, नहीं बोले तभी कोई ऐसी फिक्र की बात थी। हमें पता है कि हमारे ताल्लुकात किसके साथ है। और आप डोनाल्ड ट्रंप का नाम ले रही हैं, वही डोनाल्ड ट्रंप जो है वो कतर के खिलाफ फजूल बातें करके गया और फिर कल जो है उसने $12 बिलियन के उसको F-15 जो है वो बेच रहा है। तो मतलब उसका क्या भरोसा है जिनके लिए सिर्फ डॉलर ही जो है वो सब कुछ उनका दीन ईमान है। विवेक आर्जू जी, आप सुन रहे हैं हाली साहब को, वो कह रहे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, 1 मिले 183 मिले क्या फर्क पड़ता है। और बहुत सारे कंट्री वाले लोग थे, हमें मौका नहीं मिला अगर अरब इस्लामिक समिट में, तो क्या हुआ, बहुत सारे देशों को नहीं मिला था, फर्क क्या पड़ता है पाकिस्तान को इससे। पाकिस्तान ये कहता है, डंके की चोट पर कहता है कि वो इस्लामी मुल्कों का सबसे महत्वपूर्ण देश है, सबसे इम्पोर्टेंट देश है। वो एक खाली पाकिस्तानी एक इस्लामी देश है जिसके पास न्यूक्लियर परमाणु हथियार हैं। तो पाकिस्तान तो खुद कहता है कि वो सबसे बड़ा है। पाकिस्तान के नवाज शरीफ प्रधानमंत्री अपने सेनाध्यक्ष के बाजवा साहब को लेके गए किंग सलमान के पास, और वहाँ पे कि कतर और सऊदी अरेबिया के बीच में एक समझौता कर लें। अब एक मुंह की खा के वापस आ गए। उन्होंने कह दिया, किंग सलमान ने कह दिया नवाज शरीफ से और पाकिस्तान के सेना अध्यक्ष है कि तुम किसके साथ हो, आतंकवाद के साथ हो या आतंकवाद के खिलाफ हो। तो एक जो जिस मुल्क की वो एक किस्म से अपना आका मानते हैं सऊदी अरेबिया को पाकिस्तान, उन्होंने भी इनको झटक दिया। तो ये पूछे हाली साहब कि इसमें भी फर्क नहीं पड़ता। तो फिर एक हिंदी की कहावत है कि चिकने घड़े हैं, क्या कहें, अब यही कह दें कि अंगूर खट्टे थे। नहीं, अंगूर खट्टे की बात नहीं है। पाकिस्तान ने अपने तौर पे कोशिश की कि दो भाइयों में जो है अगर नाचाकी हो गई है, ताल्लुकात खराब हैं, तो कोशिश की जाए। अगर सऊदी अरब इसके ऊपर सुनने को तैयार नहीं है तो भाई ये तो अफसोस की बात है। इसमें अंगूर खट्टे की कोई बात नहीं। अफसोस की अभी आप बोल रहे हैं अफसोस की बात है, अभी आप कह रहे हैं फर्क नहीं पड़ता, ये खुद ही विरोधाभास आपकी भाषा में नजर आ रहा है। नहीं, आप दो बातों को अलग अलग मिला रही ना। आपने कहा कि नवाज शरीफ को तकरीर करने का मौका नहीं मिला इस्लामिक समिट में, तो भाई मैं उस पर कह रहा था कि कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, ये इसमें हमने कोशिश की, अगर वो नहीं तैयार है तो उनको और वक्त देने की जरूरत है। अफसोस मुझे इस बात का है कि दो भाइयों में लड़ाई हो रही है जो कि नहीं होनी चाहिए। हाली साहब, लेकिन बड़ा सवाल तो यही है कि आखिर पाकिस्तान आतंक परस्ती क्यों नहीं खत्म कर देता है। आप ही के यहाँ के सांसद कहते हैं कि राणा मोहम्मद की क्या हाफिज सईद यहाँ बैठ के अंडे दे रहा है, क्यों हम इसे पोषित कर रहे हैं। और भी कई सामाजिक कार्यकर्ता सामने आते हैं और भी कई लीडर्स आपके इस तरह से आतंक को लेकर बड़े स्टेटमेंट देते हैं, तब आप कह रहे हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, आपने मेरा एक जवाब लेकर के उसको आप हर सवाल के साथ तो ना जोड़िए ना। हाफिज सईद की ना मैं इज्जत करता हूँ, ना मैं उनको पसंद करता हूँ, और मैं समझता हूँ कि अफसोसनाक बात है। और उनको जो है अगर हुकूमत ने नजरबंद कर रखा है तो उनको नजरबंद ही रहना चाहिए। पाकिस्तान में टेररिस्ट की कोई जगह नहीं है, लेकिन पाकिस्तान बतौर एक स्टेट कभी भी स्टेट टेररिज्म में नहीं इंडल्ज करता है। और हम इसके लिए जो है जफर, आप सुन रहे हैं किस तरह से हाली साहब कह रहे हैं कि हमें अगर नहीं सऊदी अरब इस्लामिक अमेरिकन समिट में बोले नहीं दिया जाता तो ये उनकी दिक्कत है, वो सुनना नहीं चाहते, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और साथ ही जब हम उनसे ये पूछ रहे हैं कि भाई पाकिस्तान में जिस तरह से आतंक को लेकर परस्ती दिखाई जा रही है, तो जाहिर तौर पर आपकी स्थिति अब वही होती जा रही है जो आप पोषित करते आए हैं। उसमें भी उनका जो रवैया है वो कह रहे हैं कि हम तो आतंक से पीड़ित हैं, हम कहाँ आतंक को पोषित कर रहे हैं। ये सवाल मुझसे है प्रीति जी। जी जफर जी, देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि पाकिस्तान और जो उनके जो यहाँ पर एक्सपर्ट, डिफेंस एक्सपर्ट बैठे हैं, उनको अच्छी तरह से मालूम है कि पाकिस्तान पूरी तरह से एक्सपोज हो चुका है ग्लोबल कम्युनिटी में। और पाकिस्तान को एक ही नजरिए से पूरी दुनिया देखती है कि एक आतंकवादी एक ऐसा मुल्क है जो टेरर फैक्ट्री की तरह है, जो टेररिज्म, जैसा काजू साहब कह रहे थे कि उसके विक्टिम सिर्फ भारत है और अफगानिस्तान है, ऐसा नहीं। मुझे लगता है कि उसका विक्टिम पूरा वर्ल्ड है, पूरा ग्लोब है। इसलिए कि उन्होंने आतंकवादी जो गतिविधियां ना कि हिंदुस्तान में और ना कि अफगानिस्तान में, बल्कि
दुनिया के कई और ममालिक में भी ऐसा किया है। तो पाकिस्तान एक टेरर फैक्ट्री है और उसकी जो साफ साफ कोशिश रहती है कि हर दुनिया में हर जगह आतंकवाद फैलाओ और आतंकवाद के वो विक्टिम नहीं बल्कि आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए सबसे बड़े जो पेशकश की है वो पाकिस्तान की तरफ से होती है। दूसरी बड़ी बात है जो आप लोगों ने कहा कि पाकिस्तान को आतंकवादी देश हम भारत क्यों नहीं डिक्लेयर करता है, जो आपने ओपनिंग रिमार्क्स में कहा। देखिए भारत ने बार बार कहा कि पाकिस्तान को डिक्लेयर हम ऑफिशियली करेंगे, जरूर अपने पार्लियामेंट से भी करेंगे, लेकिन पहले दुनिया को मानना पड़ेगा कि पाकिस्तान एक आतंकवादी देश है। और आज जो 3 तमाचे की आप बात कर रहे हैं वो साफ जाहिर करता है कि पाकिस्तान को अब पूरी ग्लोबल कम्युनिटी, जो भारत के प्रधानमंत्री ने हर ग्लोबल प्लेटफॉर्म से बोला कि पाकिस्तान को एक्सपोज करने की कोशिश की, आज उसका नतीजा देख रहा है कि दुनिया के हर कंट्री जो ये बात को जफर जी, जो आप बात कह रहे हैं तारिक फतेह के पास, अब मैं इसी बात को ले जाना चाहूंगी। पाक मूल के लेखक है तारिक फतेह साहब। फतेह साहब, जफर जी मैं आपको रोकूंगी। फतेह साहब जरा बताइए, आप पहले खुद आतंकवाद को फैलाते हैं और फिर कहते हैं हम ऐसा मुल्क है पाकिस्तान कि हम तो खुद ही आतंक से पीड़ित हैं, लेकिन जिस तरह से आज महज 24 घंटे के भीतर रिपोर्ट्स हैं हमारे पास, संयुक्त राष्ट्र, रूस, यूरोपियन संसद, ये 3 फैक्ट जिसे किसी भी कीमत पर पाकिस्तान झुटला नहीं सकता है, क्या अब वक्त आ गया है कि आतंकिस्तान देश घोषित होना चाहिए पाकिस्तान? देखिए, ये पाकिस्तान को शर्म भी नहीं आएगी, ना इसके पाकिस्तान के हुक्मरान या इसके स्पोक्स पर्सन। ये बिल्कुल, मैं तो वहां पैदा हुआ था, ये बेगैरत लोग हैं। ये तो चीन से पैसा लेते हैं, काम करते हैं सऊदी अरेबिया का, सऊदी अरेबिया से पैसे लेते हैं, काम करते हैं अमेरिका का। इस वक्त आप देखिए कतर और सऊदी अरेबिया का बीच में हुआ हुआ है, ये दोनों तरफ घुसे हुए। यमन पे इनकी फौज बैठी हुई है। इनके फौजी किराए के मर्सनरीज की तरह पहले हर जगह जाया करते थे। अब दुनिया भर में जहां पे भी इस्लामिक टेररिज्म होता है, आपको कोई ना कोई पाकिस्तानी इन्वॉल्वमेंट उसमें मिलता है। चाहे वो लंदन में देख लीजिए, वो 3 पकड़े गए, उसमें से एक पाकिस्तानी। फिलीपींस में देख लीजिए आप, अमेरिका के अंदर देख लीजिए, यानी हर जगह पाकिस्तान और पाकिस्तान में जमात इस्लामी और इस किस्म की दहशतगर्द सियासी पार्टियां जो आपके हिंदुस्तान में भी हैं, इनकी आइडियोलॉजी ये है कि दुनिया भर में इस्लामी मुमलिकत कायम करने। तारिक फतेह साहब, आपने बहुत जरूरी बात कही है और इसी बात को लेकर हम ब्रेक से जब वापस आएंगे तो बातचीत करेंगे। हाली साहब से जरूर मैं इस पर रिएक्शन लूंगी कि हाली साहब, कहीं भी टेररिस्ट अटैक होता है तो एक पाकिस्तानी आतंकवादी जरूर पकड़ा जाता है। आखिर इसकी वजह क्या है? अगर आप वाकई में पीड़ित हैं आतंकवाद से, तो कैसे कहीं आतंकवादी गतिविधि होती है तो आपका शख्स वहां पहुंच जाता है? इस बात का जरूर जवाब दीजिएगा और बताइएगा कि कैसे आप खुद इससे पीड़ित हैं, लेकिन जो तफ्तीश हो रही है, जो तमाम तथ्य सामने आ रहे हैं, वो बिल्कुल ही आपके विपरीत हैं। ब्रेक के बाद आप पर जारी है। बड़ी खबर आपको बता दें, अनंतनाग में मुठभेड़ में 5 पुलिसकर्मी शहीद हुए हैं। अनंतनाग में आतंकियों की गोली से SHO भी शहीद हुए हैं। अनंतनाग के अचाबल में घात लगाकर यह हमला हुआ है। अनंतनाग के अचाबल में घात लगाकर हमले में जो जानकारी आ रही है वो ये कि हमारे जवान शहीद हुए हैं। मुठभेड़ में 5 पुलिसकर्मी शहीद हुए हैं। हम आज चर्चा कर रहे हैं कि आखिर पाकिस्तान को क्या यह सही वक्त आ गया है कि आतंकिस्तान देश घोषित किया जाए। थोड़ी देर में हमारे साथ बीडी मिश्रा साहब भी जुड़ेंगे, उनसे भी हम रिएक्शन लेके एक बार फिर से हाली साहब आपका रुख करेंगे। कुलभूषण जाधव के केस में किस तरह से आपकी सैन्य अदालतें कटघरे में आई, ये दुनिया जानती है। आप इस बात को मानने से क्यों इनकार कर रहे हैं कि सैन्य ताकतों का जो जोर है वो पूरी तरह से खोखला करता जा रहा है पाकिस्तान को? नहीं, मैं इससे इत्तेफाक नहीं करूंगा, लेकिन आपके सवाल का जवाब देने से पहले मैं तारिक फतेह की बात के ऊपर अपना रिएक्शन बताना चाहूंगा कि सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि यमन में पाकिस्तान की फौज है। ये बिल्कुल गलत है। पाकिस्तान ने एक फौजी भी यमन में नहीं भेजा, बल्कि सऊदी अरब जो है वो पाकिस्तान से नाखुश इसीलिए है कि हमने अपनी फौज वहां भेजने से इनकार कर दिया था। दूसरी बात कि तारिक फतेह साहब ने कहा कि पाकिस्तानी जो है वो हर जगह जो है जहाँ पे भी कोई टेररिज्म की एक्ट होती है उसमें एक न एक पाकिस्तानी जरूर होता है। तो ये हमारे लिए अफसोस की बात है, लेकिन ये भी अफसोस की बात है कि तारिक फतेह साहब जैसा ये सिर्फ अफसोस की बात क्यों है हाली साहब?
इसमें सिर्फ अफसोस क्यों, इसमें किसी तरह की षड्यंत्र या फिर किसी स्थिति की गुंजाइश क्यों नहीं देखते हैं आप? ये तो एक तरह से ऐसे हो गया ना कि आपको आईना दिखाया जा रहा है और आप ये मानने को तैयार नहीं है कि इस आईने में जो दिख रही शक्ल है वो हमारी ही है। भाई वो पाकिस्तानी ओरिजिन है, लेकिन उसके बाद जाकर के जिस मुल्क में, जिस देश में वो बस गए और वहां पे उन्होंने जो हरकतें की, उसके लिए तो पाकिस्तान जिम्मेदार नहीं है। अली साहब, लेकिन एक बात बताइए, हर स्थिति में चाहे कितने भी सबूत दे दिए जाएं, चाहे वो अंतरराष्ट्रीय मंच से आए, भारत से आए, किसी भी कंट्री से आए, आखिर पाकिस्तान हमेशा सहानुभूति की स्थिति में क्यों होता है? वो अपने आप को ऐसा क्यों निरीह सा दिखाता है कि हमने तो कुछ किया ही नहीं, हमारे साथ तो सब कुछ हो ही रहा है? नहीं तो बताइए, ये अभी जो मैनचेस्टर में हमला हुआ, या जो अभी लंदन ब्रिज पे हुआ, तो इसमें मैनचेस्टर में तो खैर पाकिस्तानी कोई था नहीं, लेकिन इसमें पाकिस्तानी ओरिजिन का एक शख्स जरूर था, लेकिन पाकिस्तान उसका जिम्मेदार तो नहीं है। वो किस मुल्क का शहरी है आप ये देखें ना। अगर पैदा यहाँ हुआ, आप तारिक फतेह साहब को आप लाएंगे तो पाकिस्तान में इनकी सियासत नाकाम हुई, कनाडा जाकर के उनकी सियासत नाकाम हुई, और अब ये आप लोगों से पैसे लेकर के ऐसे कहानी वो पेश कर रहे हैं कि जो भारतीयों के कानों में रसगोले, लेकिन पाकिस्तान को जरूर वो बदनाम। मैं चाहूंगी कि आपकी इन तमाम बातों पर बीडी मिश्रा रिएक्ट करें। देखिए, मैं हाली साहब के जो ओपनिंग सेंटेंसेस थे वो मैंने सुना था, और जब यह सवाल उठा कि पाकिस्तान को टेररिस्ट स्टेट घोषित किया जाए, डिक्लेयर किया जाए, तो इन्होंने कहा कि भाई उसके पहले सोचने की बात यह है कि पाकिस्तान खुद 70,000 लोगों को टेररिज्म में लूज कर गया है। तो मैं कहना यह चाहता हूं कि पहली बात तो यह है कि शुरुआत इसकी हुई है, आप जब एक पॉलिसी, अपनी सरकारी पॉलिसी बना लिए कि 1000 कट से इंडिया को ब्रीड करना है, उसके तहत आपने जितने अपने आतंकवादी संगठनों को रेज किया एज स्ट्रेटेजिक एसेट फॉर आईएसआई, तो आईएसआई के लिए आपने स्ट्रेटेजिक एसेट रेज कर दिया। उसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स आया और रशिया के खिलाफ ऑपरेशन करने लगा, तो इन एसेट्स को आपने और भी आगे बढ़ाया। जब वहां से यूनाइटेड स्टेट्स चला गया और रशिया चला गया अफगानिस्तान से, खैर यूएस तो है अभी थोड़ा, लेकिन जब वो काम खत्म हो गया तो जिन आतंकवादियों को आपने, जिनका बीज बोया था, उगाया था, सींचा था, पाला था, पोसा था, हथियार दिया था, पैसा दिया था, इंडोक्ट्रिनेट किया था, वो सब आपके खिलाफ करने लगे। यहां तक कि आपकी स्वात वैली में, जो आपके यहाँ बहुत ही एक अच्छी खूबसूरत वैली है, वहां पर क्या अत्याचार हुआ आपको मालूम होना चाहिए। और दूसरा, 1000 कट का इफेक्ट ये हुआ कि वहाबी जो आपके यहाँ वहाबिज्म है वो इतना घर कर गया है कि वहां आपके शिया भी नहीं सेफ हैं, वहां पर आपका कश्मीरी भी सेफ नहीं है, वहां पर आपका सिंधी भी सेफ नहीं है। तो ये जो किया, मैं कहना यह चाहता हूं कि मुमकिन है कि आपका पाकिस्तान टेररिस्ट स्टेट डिक्लेयर ना हो, क्योंकि आपका जो एक प्रोटेक्टर है, शील्डर है, चाइना, वो सिक्योरिटी काउंसिल में मेंबर है। हो सकता है कि आप टेररिस्ट स्टेट डिक्लेयर ना हो, लेकिन एक बात मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो चाइना आपको टेररिस्ट स्टेट डिक्लेयर नहीं करने दे रहा है, इसका जो अंजाम है, जैसे आपको अमेरिका आया, आपको मदद किया, तमाम डॉलर, वेपन, ये वो सब दे दिया, वही स्थिति उसके बाद आपके यहाँ आतंकवादी आए। अब जब चीन आएगा, जब कॉर्डर सिक्योर करेगा, तो मैं ये कहता हूँ। तारिक फतेह साहब, हाली बीडी साहब आपके पास में आऊंगी। तारिक फतेह साहब, हाली साहब को बड़ा एतराज है कि आप ऐसे कैसे कह सकते हैं कि जहां भी दुनिया में आतंकवादी हमले होते हैं उसमें पाकिस्तान वालों के नाम कैसे आ जाते हैं? आप इस बात को कैसे कह रहे हैं? खालिद शेख मोहम्मद इनके क्या चाइना से आए थे? और उसामा बिन लादेन को क्या अमेरिका की फौज ने दिया था? ये बलोचिस्तान में 10,000 आदमी आज तक मार चुके हैं। ये कोई आसमान से अबाबीलें आई हैं? 3 मिलियन बांग्लादेश में मारा इन्होंने। इनको शर्म नहीं आती है? ये दुनिया भर कराची के अंदर बच्चों को उठा उठा के गायब कर रहे हैं, मेयर को जेल में डाला हुआ है, और कहते हैं कि ये विक्टिम है। जब तक आप 2 नेशन थ्योरी में बिलीव करेंगे, जब तक आप एंटी हिंदू, एंटी क्रिश्चियन, एंटी जू, जब तक आपकी फिलॉसफी इसी पे रहेगी और बच्चों को आप झूठ भर भर के
पढ़ाएंगे, आप खुद ही अपनी आग में मर जाएंगे। ये सुन लीजिए आप, ये पाकिस्तान नहीं है, पाकिस्तान बांग्लादेश बन चुका है। हाली साहब, मैं चाहूंगी कि आप शर्म रिएक्ट नहीं करें। आती कि बेहद सिविलियंस को आप मारते हैं और फिर इल्जाम लगाते हैं कि सियासत नहीं चली तारिक फतह की पाकिस्तान में। अरे कौन करना चाहता है वहां सियासत सर? हम तो हिंदुस्तानी हैं। आपने जिन्ना साहब के कदमों पर चल के बेड़ा गर्क किया अपनी आकबत का और अपनी हेरिटेज का, अपनी सारी सिविलाइजेशन खो बैठे। इंडस वैली पे रह के आप अरब बनते हैं। हाली साहब, मैं चाहूंगी आप रिएक्ट करें। जी, पहली बात तो ये है कि ये जो बंगाल में जो कुछ हुआ 3 मिलियन के जो है फिगर, ये बिल्कुल गलत है और ये साबित हो चुका है। दूसरे के ये भी साबित हो चुका है 1 मिलियन पे। तारिक फतह चुप हो जाओ जरा, मुझे भी बोलने दो, बहुत बोल लिए तो। आप तो जिंदगी भर बोलते आ रहे हैं। बारी है, चुप हो जाओ। अबे चुप करेगा क्या नहीं? नहीं हाली साहब, ये गलत बात है, गलत बात है, बिल्कुल गलत बात बोल रहे हैं हाली साहब आप। देखिए तारिक फतेह के फैक्ट्स रॉन्ग नहीं होते हैं, ये आप कबूल करिए। तारिक फतेह साहब के फैक्ट्स नहीं कबूल होते, गलत होते हैं, कबूल करिए। आप अखबार नहीं पढ़ते हैं। अबे मेरी बात सुन, सोचने के। हाली साहब, मुझे लगता है कि आपको अपनी भाषा की मर्यादा रखनी चाहिए, क्योंकि हम सब यहाँ पर सभ्य समाज से ताल्लुक रखने वाले नुमाइंदे हैं। इस तरह की भाषा आप इस्तेमाल कर रहे हैं हाली साहब। जी, ये कहीं के नहीं है ना। तू तड़ाक क्या हो रहा है? हाली साहब, क्या संबंध है आतंकवादियों के साथ? ऐसा लगता है किसी आतंकवादी संगठन से बिलोंग करते हैं आप। मशरक़ी पाकिस्तान में जो कुछ हुआ वो भारत की शरारत थी और नरेंद्र मोदी इस बात के जो है वो कबूल कर चुके हैं बांग्लादेश की। अरे हाली साहब, पहले ये बताइए कि आप किस ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करते हैं? हाली साहब, गलत बातें मत कहें। आप पाकिस्तान किसी ऑर्गेनाइजेशन बोलेंगे या हमरा और उसके साथी है? नरसंहार करा वहाँ हाली साहब, नरेंद्र मोदी जी का, हमारे प्रधानमंत्री का किस कॉन्टेक्स्ट में नाम ले रहे हैं? किस कॉन्टेक्स्ट में नाम ले रहे हैं? पाकिस्तान क्या वो कर तो रहा है दुनिया आपके देख यहाँ, रही है। वो तो आपके यहाँ मुबारकबाद देने बिना प्रोग्राम के जाते हैं। कम से कम ये तो मत कहो, शर्म किया करो। इतने बड़े आदमी का आप नाम ले रहे हैं, किस कॉन्टेक्स्ट में? इतने बड़े आदमी का मैं नाम ले रहा हूँ जो गूगल की टेररिस्ट लिस्ट में नंबर 1 था, जो कि गुजरात के जल्लाद के नाम से मशहूर है। बेकार की बात कर रहे हैं, बेकार की बात कर रहे हैं, बेकार की बात कर रहे हैं। अरे क्या बात कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो? हाली शर्म। अब हाली आपके लिए मुझे ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करने पड़ेंगे जो आप डिजर्व करते हैं। आप डिजर्व करते हैं ऐसे अल्फाज। आप जो भुगत रहे हैं ना, आप जैसे लोगों के जहन के वजह से, इसलिए भुगत रहे हैं। आप जो भुगत रहे हैं इसलिए भुगत रहे हैं। और दूसरा एक बात बताओ, सवाल है आपके बॉर्डर एक्शन टीम। बीडी मिश्रा साहब रुक जाइए। हाली साहब, मैं चाहूंगी कि आप पूरे संयम से, धैर्य से, किसी बिना बौखलाहट के बात करें। आप जिस तरह से, मैं उम्मीद कर रही थी कि आप कुछ सेंसिबल बात करेंगे, आप इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि नेशनल टेलीविजन पर सुनाई नहीं देने चाहिए, और आप रक्षा विशेषज्ञ होते हुए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। फैक्ट पर बात कीजिए, तथ्यों पर बात कीजिए, लेकिन इस तरह की तूतड़ा क्या, इस तरह की गाली गलौज कहाँ मुनासिब है? आपकी ऐसी तरह की चर्चा होती है क्या? मैं चाहूंगी कि आप फैक्ट पर और मर्यादित भाषा का इस्तेमाल करें। अगर आप रक्षा विशेषज्ञ हैं तो 3 बातें बताएं। पहली बात तो यह बताएं कि आपके यहां बॉर्डर एक्शन टीम काम करती है। अगर करती है, वो सही है, करती है, क्या उसका कंपोजिशन क्या है? एक। दूसरा, ऑक्युपाइड कश्मीर जो आपने ऑक्युपाई किया है, उस कश्मीर में क्या पंजाबी सोल्जर्स ट्रेनिंग नहीं दे रहे हैं आतंकवादियों को? और तीसरा, आपके बाजवा साहब 3 बार क्यों दौरा किए हैं बॉर्डर लाइन का, जबकि राहिल शरीफ साहब 1 बार गए थे, सिर्फ 1 बार गए थे अपने पूरे टेन्योर में। आप बताइए। अभी आ रहे हैं। हाली साहब, मैं चाहूंगी कि आप बीडी मिश्रा जी का जो सवाल है उनका जवाब दें मर्यादित भाषा में। जफर जी, मैं आ रही हूँ, और मर्यादित भाषा में ख्याल रखिए। सर, हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं, हम किसी की यहाँ पर बेइज्जती करने के लिए नहीं मौजूद हैं। जी, ये बताइए, धीमे लहजे में बात करेंगे। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स हमारे पास है
और हाँ बिल्कुल फाल है। लेकिन आप ये बताइए कि आपने अपने जो है लाइन ऑफ कंट्रोल, अरे भाई बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और बॉर्डर एक्शन टीम में फर्क तो समझ लो। दोगे या नहीं करने दोगे भाई? बॉर्डर एक्शन टीम और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में फर्क होता है। मुझे मालूम है कि आपकी तालीम नहीं है फौज के बारे में, लेकिन इतना तो जानो, रक्षा विशेषज्ञ क्लेम करते हो अपने को, इतना तो फर्क समझो यार। अच्छा ठीक है, मेरी तालीम नहीं है, मैं एयरफोर्स का रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन हूं और मुझे अच्छी तरह मालूम है कि क्या चीज है और क्या चीज नहीं है। हवाई जहाज जरूर उड़ाते रहे होगे, लेकिन बॉर्डर एक्शन टीम और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के बारे में आपको तालीम नहीं है। जी मुझे तालीम नहीं, मैं अनपढ़ हूँ, माफ कीजिएगा। सारी पढ़ाई बताइएगा। बहुत मुबारक, बताइए। बहुत मुबारक हो जी। बाजवा साहब के बारे में आपने सवाल किया है, क्योंकि जब से बाजवा साहब आए हैं आपने दिन देखा है न रात देखा है। आप बॉर्डर के वायलेशन में लगे हुए हैं, तो बाजवा साहब क्या रावलपिंडी में बैठ करके रक्षा करेंगे? उनको जाना चाहिए और जा करके पूरी तरह से देखना चाहिए। और जिसको आप पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर कह रहे हैं, वो आजाद जम्मू कश्मीर है जो पाकिस्तान ने आजाद कराया था। जफर जी, मैं चाहूंगी कि आप इस पर रिएक्ट करिए। आली साहब इस बात पर जरा आप रिएक्ट करिए। आली साहब की बातों पर जफर इस्लाम जी कुछ कहना चाहते हैं। जफर इस्लाम जी, देखिए, हाली साहब का जो नाम हाली है वो बदहाली इनकी दिख रही है। पाकिस्तान बदहाल है और इनकी बदहाली यहाँ दिख रही है। इनसे कोई अगर सही सवाल पूछे तो ये गाली गुप्ता पे उतर जाते हैं, इसलिए कि ये इनका शोभा है और ये किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को किसी तरह की गाइडेंस देते होंगे, उसके एक्सपर्ट हो सकते हैं, लेकिन ये डिफेंस एक्सपर्ट तो नहीं हो सकते। यह सही माना उन्होंने कि वो जाहिल है, कि इनको ये भी पता नहीं कि पाकिस्तान जो ऑक्यूपाई किया हुआ कश्मीर वो हिंदुस्तान का पार्ट है और हम हिंदुस्तान उस पार्ट को लेने के लिए पूरे तौर से तैयार है और इसकी कोशिश में है। आपने उसको ऑक्यूपाई करके रखा है और आप क्लेम कर रहे हैं कि वो आजाद कश्मीर है, सरासर गलत है। दूसरी बात, आप जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप किस तरह की पहचान दे रहे हैं पाकिस्तान को? यही तो पाकिस्तान की पहचान है जो पूरी दुनिया में मालूम है कि आप एक टेररिस्ट कंट्री में कैसे बिलोंग करते हैं। आप जो है जिसमें जो सिविलाइजेशन नाम की कोई चीज नहीं है और अनसिविलिटी जो है वो आपने डेमोन्स्ट्रेट किया यहाँ पर। इस तरह से किसी आज तक पैनल में हमने नहीं देखा। दुनिया के कई अलग लोगों से, मुल्क से लोग आते हैं पैनल में डिस्कशन करने के लिए, लेकिन जो पाकिस्तान की जो असलियत है उसका मजारा आपने भी दे दिया। आप कहते हैं कि डिफेंस एक्सपर्ट है, नहीं, लेकिन मुझे नहीं लगता किसी टेरर ऑर्गेनाइजेशन से ही आपका राब्ता हो सकता है। अली साहब, मैं आपसे इन तमाम सवालों पर जवाब जरूर लूंगी, लेकिन एक ब्रेक के लिए हम रुकना चाहेंगे यहाँ पर। शुतुरमुर्ग नहीं बनना चाहिए पाकिस्तान को। अगर कोई सवाल तथ्यों के साथ पूछा जा रहा है, अली साहब, हम आपसे ब्रेक के बाद भी यही उम्मीद करते हैं कि आप तथ्यों पर, फैक्ट पर बात करेंगे, आप मर्यादित भाषा का प्रयोग करेंगे। ब्रेक के बाद आर पार जारी है। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आर पार। बार बार शर्मसार होने के बाद भी पाकिस्तान है कि मानता ही नहीं, और इसी पर हम चर्चा करें कि क्या अब वक्त आ गया है कि पाकिस्तान को आतंकिस्तान देश घोषित कर देना चाहिए। बड़ा पैनल हमारे साथ है। अली साहब, आपके पास ही आऊंगी। डॉक्टर शिरीन मजारी पाकिस्तानी तहरीके इंसाफ की नुमाइंदा हैं। कश्मीर पर विदेश नीति कौन तय कर रहा है, विदेश मंत्रालय, ISI या फिर सेना? ये उनका बयान है जिसमें एक बड़ा सवाल है आपके लिए। जी, पहले तो मैं जफर साहब का जवाब देना चाहूँगा, जिन्होंने कहा कि पूरा कश्मीर के ऊपर पाकिस्तान का कब्जा नहीं है। लेकिन हमारा कहना यह है कि मकबूजा कश्मीर जिसे हम कहते हैं उस पर भारत का कब्जा है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि कश्मीरी जो है वो आपका साथ दें, तो खुदा के लिए उनके ऊपर जुल्म ढाना बंद कर दें, क्योंकि जब तक आप उनके ऊपर जुल्म ढाते रहेंगे वो कभी भी आपके साथ होने को तैयार नहीं होंगे। आपने मुकम्मल में देखा करने दीजिए। आपको पता है किस तरह के एट्रोसिटीज आप कर रहे हैं बलूचिस्तान में। आपसे एक सवाल पूछना वहाँ पर आप पूरी तरह से बदहाली करके रखा। आप अपने लोगों पे, आप फौजी हैं, मैं भी फौजी हूं। सितम ढा रहे हैं पाकिस्तान में, पाकिस्तानी में बलूचिस्तानी से के साथ किस तरह से आप सितम ढा रहे हैं, पूरी दुनिया देख रही है। क्या मैं एक आप मिनट ले लूं? कश्मीर में नहीं, इस्लाम साहब, कश्मीर में चूंकि इन्होंने, इस्लाम साहब, इन्होंने एंकर के सवाल का जवाब नहीं दिया, तो मैं इनसे, ये फौजी हैं, मैं भी फौजी हूं, मैं तो 22 साल पहले रिटायर हुआ था, ये शायद हाल में ही हुए होंगे, तो हाल ही से कोई हाल का ताल्लुक नहीं है। लेकिन मैं इनसे कहना यह चाहता हूं कि आप
एक ऐसे हमारे प्राइम मिनिस्टर का नाम लिए हैं जिन्होंने अपने स्वेरिंग इन सेरेमनी में आपके प्राइम मिनिस्टर को बुलाया था, इसके बावजूद कि 4 जंग हो चुके हैं हमारे आप में। एक दूसरा, उनके जन्मदिन पर अपने इनिशिएटिव पर हमारे प्राइम मिनिस्टर राईविंड गए। राईविंड जो उनका फार्म हाउस है वहां गए, उनके माताजी से मिले और उनको बधाइयां दी। और ऐसे आदमी का आप जिस कॉन्टेक्स्ट में नाम ले रहे हो, मुझे समझता हूं कि क्या आप बता सकते हैं कि वर्ल्ड में कोई ऐसा लीडर है, वर्ल्ड में कोई ऐसा लीडर है जो ऐसा अपने पड़ोसी पर इनिशिएटिव ले और इसमें इनिशिएटिव ले कि माहौल। बार बार हाली साहब से सवाल किया जाता है, लेकिन वो हर बार उस सवाल को डीरेल करने की कोशिश करते हैं और अपने हिसाब से उत्तर देते हैं जिनमें कोई तर्क नहीं है, कोई तथ्य नहीं है। पाकिस्तान यही सब तो भुगत रहा है, करता कुछ है, कहता कुछ है। देखिए, पाकिस्तान की ये पुरानी आदत है कि वो अपने ऊपर कोई भी इल्ज़ाम स्वीकार नहीं करता है, हकीकत नहीं मानता है। इसीलिए उसकी ये हालत तो दुर्दशा हो गई है जो आज दिख रही है। अब कहते हैं पाकिस्तानी कि हम आतंकवाद के शिकार हैं, और हाली साहब ने भी आज यही कहा। दरअसल बात यह है कि आतंकवाद का इन्होंने प्रयोग करा, और वही आतंकवादी जो कि पहले इनके इशारे पे चलता था, अब इनके इशारे पे चलने के साथ साथ इन पर भी वार करता है। और बड़ी हैरानी की बात है काजू साहब, वो कह रहे हैं 16 दिसंबर जब उनसे ये सवाल पूछा गया, जब उनसे ये सवाल पूछा गया कि आप ये बताइए कि पूरी दुनिया में जहां भी टेररिस्ट अटैक होते हैं तो पाकिस्तान का बाशिंदा कैसे आ जाता है, तो वो बड़े ही मायूसी से कह रहे हैं ये बदकिस्मती है हमारी। नहीं, वो तो सही कह रहे हैं, बदकिस्मत नहीं, ये तो देखिए वहां पर ट्रेनिंग पाते हैं। सही कह रहे हैं, वो वहां ट्रेनिंग पाते हैं। ये वो कहते हैं कि वो पाकिस्तानी ओरिजिन के लोग हैं, तो हमसे क्या मतलब ये कि पाकिस्तानी ओरिजिन के जितने भी लोग हैं यूरोप में जो आतंकवाद में शामिल हैं, उनका जो संबंध है वो पाकिस्तानी आतंकवादी गुटों के साथ है। ये हमेशा ट्रेस किया जाता है कि या तो ट्रेनिंग के लिए आए या पैसा लेने के लिए आए, किसी न किसी रूप से एक संबंध की कड़ी पाकिस्तान में जरूर मिलती है हर पाकिस्तानी ओरिजिन आतंकवादी के साथ, जो कि यूरोप में आतंकवादी घटना करता है। ये सबको मालूम। जफर इस्लाम जी, इन 3-24 घंटों में जो वारदातें हुई हैं, चाहे हम रूस की बात करें या फिर हम यूएन की बात करें या फिर यूरोपियन संसद की बात करें, इन तमाम घटनाक्रमों से एक बार फिर से ये साबित हो रहा है कि किस तरह से पाकिस्तान अपनी कब्र खुद ही खोद रहा है। देखिए प्रीति जी, हम एक बात आपको बताना चाहते हैं कि शुरू से, हालांकि कुछ टेलीविजन चैनल में हमारे इस चीज के लिए, इस एफर्ट्स के लिए क्रिटिसिज्म भी किया गया, लेकिन सरकार की नीति रही है और प्रधानमंत्री ने शुरू से कोशिश की है कि पाकिस्तान के साथ पहले दोस्ती का हाथ बढ़ाया। जब उसने दोस्ती का हाथ आतंकवादी हमले से किया तो भारत के प्रधानमंत्री ने हर ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे पाकिस्तान को एक्सपोज करने की कोशिश की, पेशकश की, और ये पेशकश की दो ग्लोबल कम्युनिटी से कि पाकिस्तान को टेररिस्ट जो को बढ़ावा देता है उसको उस नजरिए से देखना चाहिए। अब ऐसा समय आ रहा है और मुझे उम्मीद है कि इस पूरी कोशिश जो प्रधानमंत्री ने की है कि पूरा दुनिया पाकिस्तान को टेररिस्ट नेशन की तरह देखेगा, और भारत भी अपने पार्लियामेंट में जो कोशिश रही भारत की कि पूरे दुनिया को साथ लेकर पाकिस्तान को टेररिस्ट नेशन डिक्लेयर करेगा, तो उस डिक्लेयर करने से पाकिस्तान को जिस तरह से हम चाहते हैं आइसोलेट करना, वो आइसोलेट करने में हम कामयाब होंगे। कई लोग हमारे करना चाह रहे हैं, आपकी इस बात पर काजू साहब कुछ रिएक्ट करना चाह रहे हैं। कई पॉलिटिकल पार्टीज है जो कई ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज, काजू साहब जस्ट 10 सेकंड, कई ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज है जो हमारे सरकार की इस नीति, 10 सेकंड में खत्म कर रहा हूं, जो हमारे क्रिटिसाइज करते हैं कि हमारी नीतियों के बारे में, लेकिन जिस तरह की हमने कूटनीति अप्लाई है, जिस तरह का हमारे फॉरेन पॉलिसी रहे, उससे आप खुद देख रहे हैं कि पाकिस्तान थोड़े धीरे धीरे कंप्लीटली आइसोलेट होते जा रहा है ग्लोबल कम्युनिटी के साथ। आज फिर वो आस्तीन का सांप चाइना के लिए बन के
की तरह है, लेकिन वो आस्तीन का सांप ही बन के रहेगा और थोड़े दिन में चाइना भी इसको डंप करेगा। ये पूरी दुनिया काजू देखेगी। साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, जफर इस्लाम जी। अच्छा, मैं अब जरा दो शब्द कह लूं। देखिए जफर साहब, दो चीज याद रखिएगा। पहली चीज कि पाकिस्तानी जनरल्स के खिलाफ कंसिस्टेंट पॉलिसी की जरूरत है। ये पॉलिसी नहीं कि पहले हम कोशिश करें और बाद में जब वो कोशिश कामयाब नहीं हो तो फिर हम कड़ा रुख अपनाएं। इतिहास साक्षी है, 70 साल का अनुभव है हमें कि पाकिस्तान बातों में नहीं आता है, उसके खिलाफ खाली कड़ी नीति की जरूरत होती है। तो पहले ये जरूरत नहीं थी कि उनके साथ उनको एक किस्म से फुसलाने की कोशिश करें, पहली बात। दूसरी चीज, पाकिस्तान को आइसोलेट करना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि पाकिस्तान की भौगोलिक जो एक लोकेशन है और उसका दुनिया को उसका दुनिया इस्तेमाल करती है। पाकिस्तान का एक रोल है, नेगेटिव रोल है अफगानिस्तान में, जो कि अमेरिकन दरकिनार नहीं कर सकते। इसलिए हमें ये जोर देना है कि पाकिस्तान आतंकी देश है। हमारी नीति इस पर फोकस होनी चाहिए और इस फोकस से हमें कभी नहीं हटना चाहिए। बार बार हम बताएं पाकिस्तान आतंकी देश है। 30 सेकंड में बीडी मिश्रा जी कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूं, मेरा राजनीति से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन मेरा अनुभव यह है कि आज की जो भारत की लीडरशिप है, इसकी डिप्लोमेटिक अप्रोच और इसकी पाकिस्तान के प्रति पॉलिसी, इंक्लूडिंग मिलिट्री पॉलिसी टुडे, इससे बेहतर कभी नहीं रही है। मैं ये साफ कहना चाहता हूं और ये भी कहना चाहता हूं। और मैं अभी क्लोजिंग रिमार्क मैं ये भी कहना चाहता हूं कि इसमें कोई नरमी नहीं है, लेकिन इसमें मैच्योरिटी जरूर है। मिश्रा जी, जीडी मिश्रा जी, मैं लास्ट 10 सेकंड बोलना चाहता हूं। देखिए, मैं काजू से आपकी बात सुना, मैं उनसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूं आदर सम्मान के साथ कि हमारे सरकार की नीति ऐसा नहीं फुसलाने वाली। देखिए, प्रधानमंत्री ने हर अपने करीबी जो पड़ोसी देशों को एक दोस्ती का हाथ बनाया था, एक फ्रेंडशिप का हाथ बढ़ाया था। लेकिन अगर फ्रेंडशिप के साथ अगर फ्रेंडलीनेस का हाथ ना बढ़े तो जाहिर है आप अपनी नीति को चेंज करेंगे। और हमने नीति चेंज की और उसका नतीजा आज ये है कि पाकिस्तान बिल्कुल जो है इसको एहसास हो रहा है कि इंडिया इज नो मोर ए सॉफ्ट नेशन। इस पर हमें कायम रखना है, वो उनको दिख रहा है। तो पाकिस्तान को स्पष्ट संदेश जा चुका है कि भारत कोई सॉफ्ट टारगेट देश नहीं है जिसे बार बार आप अपना निशाना बनाए और अपने आतंक की जो कोशिश की गई जो खेप है वो यहाँ भेजते रहे। और इसीलिए भारत ने दो टूक शब्दों में कह दिया है कि आतंकवाद जब तक रहेगा तब तक वार्ता की कोई गुंजाइश नहीं है। आप सभी खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। हाली साहब सवालों का जवाब नहीं दे पाए और बीच डिबेट उन्होंने छोड़ दी।